नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। मंगलवार के कारोबारी सत्र में बाजार काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और आखिर में लगभग सपाट बंद हुआ। निफ्टी 26,200 के नीचे फिसल गया, जबकि सेंसेक्स हल्की गिरावट के साथ 85,525 पर बंद हुआ, जिससे साफ है कि बाजार में फिलहाल स्पष्ट दिशा की कमी है। निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 26,177 पर बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी और आईटी सेक्टर की कमजोरी ने इंडेक्स पर दबाव बनाए रखा। मिड कैप इंडेक्स में हल्की मजबूती दिखी, जो बताती है कि चुनिंदा मिड कैप शेयरों में खरीदारी जारी है। आईटी सेक्टर में 4 दिन की तेजी के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। कोफोर्ज, इन्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसे शेयर दबाव में रहे। खासकर कोफोर्ज में क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने की खबर से करीब 5% की गिरावट आई, जिसका असर आज भी आईटी शेयरों पर दिख सकता है। दूसरी ओर कोल इंडिया में लगातार 5वें दिन तेजी रही और शेयर करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। इस मजबूती से आज भी पीएसयू और डिफेंसिव शेयरों में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रह सकता है। अंबुजा सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट में मर्जर अपडेट्स के बाद 2 से 4% तक की तेजी देखने को मिली, जबकि एसीसी में करीब 2% की गिरावट रही। मर्जर से जुड़ी खबरों के चलते आज भी इन सीमेंट शेयरों में हलचल बनी रह सकती है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस कंपनी ने कोबरा पोस्ट से जुड़े आरोपों पर सफाई देने के बाद जोरदार रिकवरी दिखाई और शेयर 6% से ज्यादा चढ़ा। इससे आज एनबीएफसी स्पेस में चुनिंदा शेयरों में भरोसा लौटता दिख सकता है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल में मजबूत खरीदारी देखने को मिली और शेयर करीब 7% चढ़ा। हालिया ऑर्डर और सेक्टर की पॉजिटिव खबरों के चलते आज भी स्टॉक पर निवेशकों की नजर बनी रह सकती है। ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स पीवी को सपोर्ट मिला, जहां FY30 तक 5 नए ईवी मॉडल लॉन्च करने की घोषणा के बाद शेयर में 1% से ज्यादा की तेजी आई। ये खबर आज ईवी और ऑटो शेयरों में पॉजिटिव माहौल बना सकती है। अन्य शेयरों में बेलराइज और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में भी मजबूती दिखी। खासकर एमक्योर में रेगुलेटरी मंजूरी के बाद खरीदारी आई। वहीं मीशो में लगातार तीसरे सत्र में बड़ी गिरावट रही, जो आज भी रिस्क फैक्टर बना रह सकता है। कुल मिलाकर बाजार की चौड़ाई पॉजिटिव रही, जहां एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3-2 के पक्ष में रहा। इसका मतलब ये है कि भले ही इंडेक्स सपाट रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर बाजार में स्टॉक्स की हलचल और मौके दोनों बने हुए हैं। ग्रो को लेकर हाल ही में तेज उछाल देखने को मिला था, जहां जेफरीज ने बाय कॉल दी थी और स्टॉक करीब 11 से 12% तक भागा था। ब्रोकरेज का मानना था कि ग्रो भारत में रॉबिनहुड जैसी ग्रोथ दिखा सकता है, खासकर तेजी से बढ़ते कस्टमर बेस की वजह से। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदली है, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल ने ग्रो पर सेल की राय दी है। उनका कहना है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफी महंगा हो चुका है और FY27 तक इसका बड़ा हिस्सा रेवेन्यू ब्रोकिंग बिजनेस से आएगा, जहां ट्रेडिंग एक्टिविटी में स्लो डाउन का रिस्क है। यानी फिलहाल ग्रो पर जेफरीज और जेएम फाइनेंशियल की सोच आमने सामने है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि कस्टमर ग्रोथ ज्यादा असर दिखाती है या वैल्यूएशन की चिंता भारी पड़ती है। वोडाफोन आइडिया एक बार फिर चर्चा में रहा, जहां कंपनी ने 3,300 करोड़ रुपए जुटाने के लिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी किए हैं। इस फंड रेजिंग में टाटा कैपिटल ने 500 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे कंपनी को कुछ राहत मिल सकती है। बजट 1 फरवरी को आने वाला है और सरकार ने आम जनता से सुझाव लेने के लिए माई गॉव पोर्टल खोल दिया है। अगर किसी को बजट से जुड़ा कोई सुझाव देना है तो 16 जनवरी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री सेक्शन में जाकर अपनी बात रख सकता है। ट्रेड डील को लेकर अपडेट ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। वहीं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने संकेत दिए हैं कि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड फ्रेमवर्क डील की प्रक्रिया भी काफी करीब है। इन्फोसिस में हाल ही की तेजी अब ठंडी पड़ती दिख रही है, क्योंकि एडीआर में तेज गिरावट आई है। कंपनी की तरफ से साफ किया गया कि बिजनेस या फंडामेंटल्स में कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं है जो इस तेजी को जस्टिफाई करे। इससे यही सीख मिलती है कि शेयर बाजार में सिर्फ तेजी देखना काफी नहीं होता, उसके पीछे की वजह समझना जरूरी होता है। बिना ठोस कारण के आई तेजी अक्सर टिक नहीं पाती और बाद में निवेशकों को नुकसान हो सकता है। निफ्टी में 26,200 और 26,130 दोनों लेवल बहुत अहम है। 26,200 के ऊपर टिकता है तो 26,280 तक का सीमित अपसाइड मिल सकता है, जबकि 26,130 के नीचे जाने पर 26,050 तक दबाव बन सकता है। बैंक निफ्टी में 59,200 का लेवल सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक ये लेवल नीचे नहीं टूटता तब तक बुलिश बायस बना रहेगा, भले ही तेजी नजर न आए। इसके नीचे जाने पर 59,000 और 58,850 तक का मूव संभव है।
गोल्ड लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और जब तक 73,500 के ऊपर है तब तक बुलिश व्यू इंटैक्ट माना जाएगा। सिल्वर भी ऊपर की ओर है, लेकिन जब तक 25 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक साफ मौका नहीं बनता। 22 दिसंबर को घरेलू निवेशकों की तरफ से बाजार में मजबूत सपोर्ट देखने को मिला। इस दिन DII ने करीब 14,626 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि 10,728 करोड़ रुपए की बिक्री रही, जिससे लगभग 3,898 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी बनी। दूसरी तरफ विदेशी निवेशक हल्की बिकवाली के मोड में नजर आए। उन्होंने करीब 10,366 करोड़ रुपए की खरीदारी की, लेकिन 10,882 करोड़ रुपए की बिक्री के चलते लगभग 516 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली दर्ज। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये बदलाव सीधे आपकी आदतों और जोखिम से जुड़ा है। NSE और सेबी ने मिलकर तय किया है कि अब कोई भी स्टॉक ब्रोकर अपनी ट्रेडिंग ऐप या प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के लोन प्रोडक्ट्स को प्रमोट या ऑफर नहीं कर सकेगा। इस फैसले का सीधा मतलब ये है कि अब ट्रेडिंग ऐप्स के अंदर पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन या LAS यानी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जैसे ऑफर नहीं दिखेंगे। रेगुलेटर चाहता है कि ट्रेडिंग का पैसा और उधार का पैसा साफ साफ अलग रहे ताकि नुकसान का खतरा कम हो। एक सुविधा अभी भी जारी रहेगी और वो है MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये सीधे ट्रेडिंग से जुड़ी होती है, इसकी लिमिट तय रहती है और इसे हाई रिस्क पर्सनल लोन की तरह नहीं देखा जाता, इसलिए रेगुलेटर ने इसे अनुमति दी है। हालांकि नियम पूरी तरह एयर टाइट नहीं है। ये नियम सीधे ब्रोकिंग कंपनी पर लागू होता है, लेकिन अगर उसकी पेरेंट या ग्रुप कंपनी अलग से कोई सुपर ऐप बनाती है जहां ट्रेडिंग और लेंडिंग दोनों साथ हों तो फिलहाल उस पर सीधी रोक नहीं है। ज़ीरोधा का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसने पहले ही अपने LAS प्रोडक्ट को ट्रेडिंग ऐप से नहीं जोड़ा था। ज़ीरोधा का मानना है कि ट्रेडिंग कैपिटल और उधार के पैसे के बीच साफ दूरी होनी चाहिए और अब रेगुलेटर का फैसला भी इसी सोच को मजबूत करता है। इस हफ्ते शेयर बाजार में सिर्फ 4 दिन का कारोबार होगा। BSE के मुताबिक 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के चलते मार्केट बंद रहेंगे। ये साल 2025 की आखिरी मार्केट हॉलिडे होगी। 24 दिसंबर बुधवार को US जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आने हैं। इन पर US मार्केट की रिएक्शन घरेलू बाजार बंद होने के बाद दिखेगी, इसलिए ट्रेडर्स उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। भारतीय बाजार एक बार फिर उन लेवल्स के करीब है जहां से इस महीने कई बार गिरावट देखने को मिली है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो नई तेजी की उम्मीद बन सकती है, लेकिन फिलहाल ऊपरी स्तरों पर सेलिंग का दबाव भी बना हुआ है। एक्सिस डायरेक्ट ने 2026 के लिए भारतीय शेयर बाजार पर पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव आउटलुक दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि अर्निंग्स में सुधार, पॉलिसी सपोर्ट और मैक्रो स्टेबिलिटी के चलते आने वाला साल निवेशकों के लिए ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। एक्सिस डायरेक्ट के मुताबिक 2026 में बाजार की दिशा अर्निंग्स डिलीवरी, सरकार और RBI की पॉलिसी और घरेलू ग्लोबल मैक्रो हालात तय करेंगे। सिक्लिकल रिकवरी के संकेत साफ दिख रहे हैं, खासतौर पर फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में। ग्लोबल फैक्टर्स भी अहम रहेंगे, जैसे US फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ब्रोकरेज का मानना है कि घरेलू डिमांड की वापसी और अहम ट्रेड नेगोशिएशंस के बेहतर नतीजे बाजार को सपोर्ट दे सकते हैं। एक्सिस डायरेक्ट का अनुमान है कि 2026-27 में अर्निंग्स ग्रोथ 12 से 15% सालाना रह सकती है। 2027 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.7 से 6.8% किया गया है, जो पहले 6.4% था। ब्रोकरेज ये भी मानता है कि ग्लोबल लेवल पर चल रही AI ट्रेड में रिवर्सल आ सकता है, यानी महंगे US मेगा कैप AI स्टॉक से पैसा निकलकर इमर्जिंग मार्केट्स, खासकर इंडिया की तरफ आ सकता है। एक्सिस डायरेक्ट ने दिसंबर 2026 के लिए निफ्टी का बेस केस टारगेट 28,100 रखा है। ये वैल्यूएशन दिसंबर 2027 की अर्निंग्स के करीब 20 गुना के हिसाब से निकाली गई है। 2026 के लिए एक्सिस डायरेक्ट ने 5 बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम्स बताई हैं। इसमें फाइनेंशियल्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन, सिलेक्टिव सिक्लिकल्स, हेल्थ केयर और लार्ज, मिड व स्मॉल कैप का बैलेंस्ड एक्सपोजर शामिल है। एक्सिस डायरेक्ट के पसंदीदा स्टॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वरुण बेवरेजेस, हिंडाल्को, निपॉन लाइफ इंडिया AMC, दालमिया भारत, एस्ट्रल, एफिल इंडिया, हेल्थ केयर ग्लोबल और मोल्ड्स पैकेजिंग शामिल हैं, जिन पर ब्रोकरेज को ज्यादा भरोसा है। अब BSE लिमिटेड की बात करें तो 23 दिसंबर को इसके शेयर्स में करीब 1.3% की गिरावट देखने को मिली। वजह बनी एक मीडिया रिपोर्ट और उस पर कंपनी की क्लैरिफिकेशन। रिपोर्ट में कहा गया था कि BSE डेरिवेटिव सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नए मंथली इंडेक्स ऑप्शन प्रोडक्ट्स लाने पर काम कर रहा है। इस खबर के बाद निवेशकों में हल्की चिंता दिखी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फाइनल फैसला नहीं है जिस पर सेबी के नियमों के तहत
अदानी पोर्ट्स की बोर्ड मीटिंग में एबट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग्स में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर अलॉटमेंट को मंजूरी दी गई है। आज स्टॉक 1492 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ और हल्की गिरावट दिखी, लेकिन पिछले एक साल में निवेशकों को 45% से ज्यादा का शानदार रिटर्न मिल चुका है। अजंता फार्मा ने बायोकॉन के साथ 26 देशों में सेमाग्लूटाइड दवा के मार्केटिंग राइट्स के लिए समझौता किया है। ये दवा डायबिटीज और वजन घटाने से जुड़ी है। आज शेयर 2670 रुपये के आसपास बंद हुआ और हल्की गिरावट रही, जबकि एक साल में स्टॉक करीब 14% ऊपर है। टाटा स्टील को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से बड़ी मंजूरी मिली है, जिससे टाटा ब्लू स्कोप स्टील में कंपनी का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आज शेयर 170 रुपये 82 पैसे पर मजबूती के साथ बंद हुआ और पिछले एक साल में करीब 38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से 199 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक को मजबूत करता है और आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ाता है। ऑर्डर की खबर के बाद स्टॉक 111 रुपए पर तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन एक साल में करीब 23% की गिरावट दिखती है। SJS एंटरप्राइजेज ने हांगकांग की OE वेरेट्रॉनिक्स के साथ टेक्नोलॉजी लाइसेंस और सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। इस पॉजिटिव खबर के बाद शेयर 1785 रुपये 50 पैसे पर मजबूत बंद हुआ और एक साल में स्टॉक 35% से ज्यादा का दमदार रिटर्न दे चुका है। सुराना टेलीकॉम एंड पावर को 51.3 मेगावाट सोलर प्लांट के विकास के लिए 175 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। आज शेयर 20 रुपये 13 पैसे पर बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन एक साल में स्टॉक में करीब 14% की कमजोरी देखी गई है। विक्रन इंजीनियरिंग को ऑनिक्स रिन्यूएबल से 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 2035 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी के लिए स्केल और रेवेन्यू दोनों के लिहाज से अहम है। इसके बावजूद आज स्टॉक 86 रुपये 65 पैसे पर गिरावट के साथ बंद हुआ और हाल के समय में लिस्टिंग के बाद प्रदर्शन दबाव में रहा है। स्पंदना स्फूर्ति के बोर्ड ने NCDs के जरिए 415 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी है। आज स्टॉक 270 रुपए के आसपास मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि एक साल में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के दबाव के चलते करीब 15% की गिरावट दर्ज की गई है। गेल ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ गैस आधारित उर्वरक परियोजना विकसित करने के लिए MOU साइन किया है। इससे देश में उर्वरक उत्पादन बढ़ेगा और गेल की गैस यूटिलाइजेशन को सपोर्ट मिलेगा। आज शेयर 171 रुपये 95 पैसे पर लगभग स्थिर बंद हुआ और एक साल में स्टॉक ने 12 से 14% की संतुलित बढ़त दिखाई है। ब्लिस GVS फार्मा के बोर्ड ने SN कामत को 3 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, जो पहले से ही कंपनी के CEO हैं। इस खबर के बाद शेयर 177 रुपये 90 पैसे पर मजबूत बंद हुआ और एक साल में निवेशकों को 60% से ज्यादा का शानदार रिटर्न मिला है। सुप्रीम पेट्रोकेमिकल ने बताया है कि महाराष्ट्र स्थित MBAS प्लांट को ऑपरेशनल दिक्कत के चलते अस्थायी रूप से बंद किया गया है, जबकि बाकी प्लांट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इस खबर से आज स्टॉक 640 रुपये 50 पैसे पर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ और एक साल में शेयर में करीब 6.7% की कमजोरी देखी गई है। लार्सन एंड टूब्रो को BPCL की तरफ से हाइड्रोकार्बन बिजनेस में मेजर कैटेगरी का ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए तक बताई गई है। एग्जैक्ट फिगर डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन ये ऑर्डर कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल देता है। पिछले कुछ महीनों में खासतौर पर जुलाई से दिसंबर के बीच लार्सन एंड टूब्रो ने करीब 20 से 19% का रिटर्न दिया है। अदानी पावर का शेयर हाल में ज्यादा मूव नहीं दिखा पाया और लार्जली फ्लैट रहा, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की कवरेज एक बड़ा ट्रिगर मानी जा रही है। ब्रोकरेज ने अदानी पावर को ओवरवेट रेटिंग दी है और 185 रुपये का टारगेट दिया है, जो करीब 31% अपसाइड दिखाता है। 2025 में पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस कमजोर रही है, जिसका मेन रीजन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का कम रहना है। शॉर्ट समर सीजन और अर्ली मॉनसून की वजह से डिमांड घटी, जिसका असर अदानी पावर जैसे स्टॉक्स पर भी पड़ा, लेकिन अब सेंटिमेंट बदल सकता है। कोल इंडिया फिर से चर्चा में है, क्योंकि कंपनी अपनी सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल का IPO लाने की तैयारी में है। करीब 1300 करोड़ के इस IPO में कोल इंडिया OFS के जरिए अपना स्टेक सेल करेगी, जिससे पेरेंट कंपनी को डायरेक्ट फायदा मिलने की उम्मीद है। कोल इंडिया का शेयर पूरे 2025 में कई बार 400 के लेवल के आसपास स्ट्रगल करता रहा, लेकिन हालिया तेजी में ये लेवल क्रॉस कर चुका है। अगर शेयर 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो IPO से पहले 450 के आसपास तक मूव देखने को मिल सकता है। सात्विक ग्रीन एनर्जी एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका शेयर हाल में गिरा जरूर है, लेकिन कंपनी को 486 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। 4000 से 5000 करोड़ के मार्केट कैप के मुकाबले ये ऑर्डर काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है।
ICICI डायरेक्ट के पिक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस, NRB बेयरिंग्स, KPIT टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, फीनिक्स मिल्स और दालमिया भारत शामिल हैं। इन स्टॉक्स में 17 से 32% तक के अपसाइड की बात कही गई है, जिसे इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखना चाहिए। रेलवे सेक्टर के कई शेयरों में पिछले 2 दिनों से अच्छी वापसी दिखी है, जैसे IRFC, JWL, टेक्समैको, RVNL और एकॉन, और इसी रिकवरी का फायदा रिट्स लिमिटेड को भी मिला है। आज ये शेयर करीब 4% की तेजी के साथ 241.90 पर बंद हुआ। रिट्स लिमिटेड के शेयर में पिछले कुछ दिनों में तेज मूवमेंट आया है। अगर पिछले हफ्ते गुरुवार से अब तक का मूव देखें तो शेयर करीब 13% चढ़ चुका है, जिसमें से लगभग 12% की तेजी सिर्फ पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है। इससे साफ पता चलता है कि शेयर में अचानक खरीदारी बढ़ी है। कंपनी को हाल ही में साउथ अफ्रीका की एक फर्म से डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से जुड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर रेलवे टेक्नोलॉजी और सर्विस से जुड़ा हुआ है और कंपनी की इंटरनेशनल मौजूदगी को मजबूत करता है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि ये ऑर्डर करीब 15.7 करोड़ रुपए का है, जो विदेशी करेंसी में है। अगर इसे भारतीय रुपए में देखा जाए तो इसकी वैल्यू लगभग 318 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है, जो कंपनी के लिए एक अहम इंटरनेशनल डील मानी जा रही है। साल 2025 खत्म होने में अब 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है और इस साल बाजार ने कई निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। खास बात ये रही कि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी सामने आए हैं जहां म्यूचुअल फंड्स ने पहले लगातार 2 तिमाही हिस्सेदारी घटाई, लेकिन साल की दूसरी छमाही में दोबारा भरोसा दिखाते हुए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये संकेत बड़े निवेशकों के बदलते नजरिए को दिखाते हैं। TVS मोटर कंपनी इस साल के मजबूत परफॉर्मर्स में शामिल रहा है। कैलेंडर ईयर 2025 में शेयर ने करीब 57% की शानदार बढ़त दर्ज की है। दिसंबर 2024 के बाद 2 तिमाहियों तक म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी घटती रही थी, लेकिन सितंबर तिमाही में ये बढ़कर 14.45% हो गई, जिससे साफ संकेत मिलता है कि फंड्स का भरोसा दोबारा लौट रहा है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने साइकिल 2025 में करीब 47% का दमदार रिटर्न दिया है। दिसंबर 2024 से जून 2025 तक म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन सितंबर तिमाही में ये बढ़कर 10.97% हो गई। ये दिखाता है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में चुनिंदा कंपनियों को लेकर निवेशकों का नजरिया फिर से सकारात्मक हो रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के शेयर ने भी साल 2025 में करीब 40% की तेजी दिखाई है। बैंक में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 से जून 2025 तक घटती रही, लेकिन सितंबर तिमाही में ये बढ़कर 4.65% हो गई। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि PSU बैंकों में चुनिंदा नामों को लेकर फंड्स का भरोसा दोबारा बन रहा है। रेडिंगटन ने 2025 में करीब 38% का रिटर्न दिया है। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी पहले 2 तिमाहियों तक घटती रही, लेकिन सितंबर तिमाही में ये बढ़कर 11.54% हो गई। इससे ये संकेत मिलता है कि IT और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में कंपनी की ग्रोथ को लेकर निवेशकों का भरोसा फिर मजबूत हो रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी 2025 में करीब 36% की बढ़त दर्ज की है। दिसंबर 2024 से जून 2025 तक म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी में कमी आई थी, लेकिन सितंबर तिमाही में ये बढ़कर 15.12% हो गई। डिफेंस सेक्टर में मजबूत ऑर्डर बुक और सरकारी सपोर्ट की वजह से इस स्टॉक पर बड़े निवेशकों का भरोसा दोबारा बढ़ता दिख रहा है।